नमस्ते साथियों। अपना जो चैप्टर था वो पी ब्लॉक था और पी ब्लॉक की अपनी 2 दिन की ऑनलाइन क्लास हो चुकी थी। उस ऑनलाइन क्लास में हमने वर्ग नंबर 15, 16, 17 और 18 के तत्व के नाम पढ़े थे, उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ा था। उसके बाद मैंने वर्ग नंबर 18 की कोई 1-2 क्वेश्चन बनते थे वो मैंने आपको करवा दिए थे। अब आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम वर्ग नंबर 15 से स्टार्ट करेंगे। वर्ग 15 के कौन कौन से क्वेश्चन अच्छे बनते हैं हम उनकी बात करेंगे और अपना टॉपिक को अब आगे बढ़ाएंगे। तो क्लास शुरू करते हैं बिना टाइम ख़राब किए हुए। कि अब यहाँ से कुछ मैंने कहा कि कुछ क्वेश्चन या कुछ सवाल होते हैं जो तीनों वर्ग के लिए कॉमन होते हैं, वो तो हम एक साथ बात कर लेंगे या उनको हम एक साथ समझ जाएंगे। हमने कल अपनी ऑनलाइन क्लास में वर्ग नंबर 15 के तत्व लिखे थे, तो तरीका था सबसे पहले हेडिंग के रूप में रखते हैं वर्ग नंबर 15। तो आज का जो अपना वर्ग रहेगा वो वर्ग नंबर 15 और वर्ग नंबर 15 के तत्वों को आपने क्या नाम दिया? निकोजन वर्ग या निकोजन परिवार। अगर हम पढ़ने की बात करें तो यहाँ कुछ तत्व में लिखता हूँ: नाइट्रोजन, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिखारी। ओ सलमा सिले तेरी पॉकेट। फिर कल बाहर आई आंटी। एस्टेशन। बेटा अब यहाँ पर तीनों को कंबाइंड लिखने का रीज़न कुछ ना कुछ तो होगा। मैंने कल की भी क्लास में आपको एक बात कही थी कि इन तीनों वर्ग के ये जो पहले सदस्य हैं, इन तीनों के गुण होते हैं, इन तीनों के जो नॉर्मली जो सामान्य गुण होते हैं वो अपने वर्ग के तत्वों से अलग होते हैं। अब ये बात मैं जब नाइट्रोजन के लिए पढ़ाऊंगा तो वो बात आपके ऑक्सीजन के लिए भी लागू हो गई, नाइट्रोजन के लिए भी, फ्लोरीन के लिए भी लागू हो गई। यहाँ से अपना जो पहला क्वेश्चन बनता है वो पहला क्वेश्चन यहीं से आपका स्टार्ट होता है। मैं साथ में यहाँ लिख देता हूँ कि क्वेश्चन नंबर अगर 1 की हम बात करें तो इस क्वेश्चन को हम ले सकते हैं कि नाइट्रोजन तत्व के गुण अपने परिवार के या अपने वर्ग के, लिख लो ज़्यादा लगे, अपने वर्ग के अन्य सदस्यों से। नाइट्रोजन तत्व के गुण अपने वर्ग के अन्य सदस्यों से भिन्न होते हैं। क्यों? मतलब देखा जाए तो ऐसे काफ़ी गुण है। जैसे यही एक एग्जाम्पल समझो कि नाइट्रोजन गैस होती है और सबकी सब क्या होती है? ठोस अवस्था में होती है। तो काफ़ी गुण होते हैं नाइट्रोजन के। या इसी प्रकार ये क्वेश्चन किसके लिए आ सकता है? ऑक्सीजन के लिए। या इसी प्रकार इस क्वेश्चन को हम फ्लोरीन के लिए भी पूछ सकते हैं। तो इसके जब हम आंसर लिखेंगे तो हमें 2-3 बातें के माइंड में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, जिसकी हम बात कर लेते हैं। कि देखो सबसे पहले बात तो करें कि आंसर तो ये लिखोगे नाइट्रोजन तत्व के गुण अपने वर्ग के अन्य सदस्यों से भिन्न होते हैं या बहुत सी जगह हम लिखते हैं असामान्य होते हैं। ये बात ऑक्सीजन के लिए भी लागू हो जाएगी और ये बात फ्लोरीन के लिए भी लागू हो जाएगी। तो चाहे क्वेश्चन नाइट्रोजन लिखा हुआ आ जाए, चाहे ऑक्सीजन लिखा हुआ जाए या क्या लिखा हुआ जाए, फ्लोरीन, तीनों के लिए आपको आंसर लगभग सेम सा होगा। पहला पॉइंट क्या आंसर में लिखोगे कि एक तो ये देखा गया है कि ये कौन से आवर्त के तत्व है? दूसरे आवर्त के तत्व है। दूसरे कोष में आएंगे इनके इलेक्ट्रॉन, तो इनका आकार जितना होना चाहिए उससे भी अपेक्षाकृत छोटा होता है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन का आकार रियल में जितना होना चाहिए उससे भी इनका आकार क्या होता है? छोटा होता है। तो पहला पॉइंट तो लिख दोगे कि अपेक्षाकृत छोटा आकार, अपेक्षाकृत छोटा आकार। पॉइंट नंबर 2, आप सब ने पढ़ा है वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर
विद्युत ऋणात्मकता के मान में कमी आती है। ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता के मान में कमी आने का मतलब इनकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज़्यादा होती है। आप सबको अगर मैं यहाँ कुछ पॉइंट लिख देता हूँ जिससे आपको याद भी हो जाए कि फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता का मान 4 होता है, ऑक्सीजन की 3.5 और नाइट्रोजन की 3। तो इन सब की विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है? उच्च होती है। तो दूसरा मान लिख सकते हो उच्च विद्युत ऋणात्मकता, उच्च विद्युत ऋणात्मकता। तीसरा पॉइंट आपने पढ़ा, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन ऊर्जा के मान में कमी आती है, अर्थात इन सब की आयनन ऊर्जा का मान उच्च होता है। तो तीसरा पॉइंट उच्च आयनन ऊर्जा या उच्च आयनन एंथैल्पी। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि डी कक्षक की अनुपस्थिति, डी कक्षक इनमें अपसेंट होता है। डी कक्षक की अनुपस्थिति की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ से मैंने एक क्वेश्चन था वो आपको समझाना चाहा कि कभी भी क्वेश्चन आ जाए कि नाइट्रोजन या ऑक्सीजन या फ्लोरीन, इनके गुण अपने वर्ग के अन्य तत्वों से अलग होते हैं क्यों, या इनके गुण सामान्य असामान्य जैसे भी क्वेश्चन आए, तो पहले पॉइंट तो आप क्या लिखोगे कि इनका आकार जितना होना चाहिए उससे अपेक्षाकृत क्या होता है, छोटा होता है। दूसरा, इनकी जो विद्युत ऋणात्मकता का मान होता है वो अपने वर्ग में सबसे ज़्यादा होती है, उच्च होती है। तीसरा, इनकी जो आयनन एंथैल्पी है उसका मान भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा। तो चौथा पॉइंट मैं आपको समझा दूं, जिसके आगे भी बार बार मैं बोलूँगा कि इनमें डी कक्षक अनुपस्थित होता है, इनमें डी कक्षक अपसेंट होता है। समझना कैसे, अगर इनमें से आप किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें, इनमें से आप किसी का भी जैसे मैंने यहाँ लिखा नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप क्या कैसे लिखते हो, हीलियम 2s2 2p3, हीलियम का हो गया, नाइट्रोजन 2s2 2p3। अब देखो, अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप जब भी लिखते हो तो आपका तरीका ये था, पहले आता है 1s, फिर आता है 2s 2p, फिर आता 3s 3p 3d। इसका मतलब डी कक्षक कौन से कोष से आएगा, तीसरे कोष से आता है। डी कक्षक है वो तीसरे कोष से आएगा और इनका इलेक्ट्रॉनिक दूसरे कोष में होता है, अर्थात इनमें डी कक्षक है ही नहीं, इनमें डी कक्षक नहीं है। हाँ, अगर फास्फोरस की बात होती है तब इनका इलेक्ट्रॉनिक में लिखना हीलियम, सॉरी इससे पहले आखिरी गैस कौन सी आएगी, नियोन 3s2 3p 3d0। हाँ, डी 0 लेकिन खाली इनके पास है तो है, तीसरे कोष में जाने का मतलब डी कक्षक इनके पास आ गया। अब डी कक्षक आ गया तो डी कक्षक आने से इनके गुणों में काफ़ी अंतर आ जाता है। तो यहाँ पॉइंट हमने लिखा है कि इनके पास डी कक्षक क्या होते हैं, अनुपस्थित। याद कर लेना, ये कोई नाइट्रोजन के लिए बात नहीं है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन तीनों में डी कक्षक क्या होता है, अनुपस्थित होता है। तो क्वेश्चन 1 लिखा है लेकिन 3 क्वेश्चन आपके इसके साथ हो गए, इसका स्क्रीनशॉट ले लें फिर हम आगे बात करते हैं। तो यहाँ से उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। तो यहाँ से उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया। इसका क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिया जाता है तो मैंने लिखा दिया। ध्यान रखना, अभी हम केवल वर्ग 15 की बात कर रहे हैं, तो वर्ग 15 से संबंधित जो भी क्वेश्चन आएंगे उनकी हम बात करते हैं। अब इसके बाद आपको एक चीज़ और पढ़ते हैं कि वर्ग 15 के तत्वों का ऑक्सीकरण अवस्था, वर्ग 15 के तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्था। क्या लिखा है, वर्ग 15 के तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्था। ध्यान रखना, सामान्यतः -3 भी हो सकती है, +3 भी हो सकती है और +5 भी होती है। देखो अभी यहाँ पर वो टाइम चला गया जब एक फिक्स थी। वर्ग 15 की बात की है, वर्ग 15 का जब आप ऑक्सीकरण अंक है, कुछ कंपाउंड में आपको -3 मिलता है, कुछ में +3 और कुछ में +5। पहले तो ये समझते हैं कि ये होगा कैसे, फिर इससे क्वेश्चन क्या बनता है उसकी बात कर ले। तो पहली बात तो ये लाइन अपने माइंड में क्लियर होनी चाहिए, वर्ग 15 के तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी कितनी हो सकती है, -3 +5
3 और +5। अब यहाँ से एक बात समझो, वर्ग 15 का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपने क्या लिखा था? यहाँ तो आती है अक्रिय गैस, फिर लिखते हो NS2NP3 ये वर्ग 15 का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अब एक बात बताओ बेटा, अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले तो इसके बाहरी कोष में कुल 8 इलेक्ट्रॉन होंगे नहीं होंगे? 2 और 3 5, और 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का मतलब इसका अष्टक क्या हो जाएगा? पूर्ण। तो जब ये 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो ऑक्सीकरण अंक कितना होगा? -3। ठीक है, अब देखो +3 का मतलब क्या है कि इसने यहाँ से देखो, ये बात तो आप समझ लेना कि जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे, ग्रहण करने का मतलब इलेक्ट्रॉन को हमने ग्रहण कर लिया तो ऋणावेश आएगा, और जब इलेक्ट्रॉन का त्याग करेंगे तब किसका निशान आएगा? प्लस का निशान आएगा। तो यहाँ से जब बात करें तो -3 तो कब होता? जब ये 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता। +3 कब आए? जब इसने इन 3 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर दिया। और +5 कब होगा? जब 3 तो ये थे और ये 2, जब इन सब का त्याग कर दिया। तो याद रखना है कि वर्ग 15 के तत्वों की बात करें तो वर्ग 15 के तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्था -3, +3 और +5 तीनों होगी। अब यहाँ से मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूँ कि -3 ऑक्सीकरण अवस्था वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, ये इसको ऐसे लिख लेते कंप्यूटर में कि वर्ग 15 में ऊपर से नीचे जाने पर -3 ऑक्सीकरण अवस्था की प्रवृत्ति घटती है। और यहां से एक चीज और लिख लें, आपका Bi का मतलब क्या होता है? विस्मित +3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता नहीं है। पॉइंट से समझ में आ रहा है कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे तो +3 ऑक्सीकरण अवस्था के स्थायित्व में कमी आए, -3 मतलब ऊपर से नीचे आएंगे तो -3 ऑक्सीकरण अवस्था की प्रवृत्ति क्या होती है? घटती है। और विस्मित है वो माइनस है बेटा, -3 की बात करें, और विस्मित तो -3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता ही नहीं। क्यों? -3 कब होगा? जब कोई इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करे। -3 कब होगा? जब कोई इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करे। और यहाँ से आपको कुछ बातें बेटा, ये सब छोटी बातें पढ़ी होगी। धातु होता है वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, नॉर्मली समझ लेना, और अधातु होगा वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। तो आपने ऊपर से पढ़ा नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, तो विस्मित सबसे नीचे आता है, तो ये तो धातु है, तो ये नॉर्मली -3 ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दर्शाता है। और इसी की तरह कि सेम ये जो आपने -3 के लिए लिखा है, ये कि ये बात किसके लिए लागू होगी? +5। तो यहां से आप एक चीज रख लेना, -3 और +5 ये दोनों ऑक्सीकरण अवस्था इस प्रकार की है जो वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर इनकी प्रवृत्ति में क्या होगी? कमी होगी। किसकी? -3 और +5। लेकिन +3 ऑक्सीकरण अवस्था की प्रवृत्ति वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती है। अर्थात ये जो +3 ऑक्सीकरण अवस्था होगी वर्ग में, जब आप ऊपर से नीचे जाओगे तो वहाँ इसका स्थायित्व बढ़ेगा। इसका रीजन क्या होता है? अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण बढ़ती है, क्योंकि
अक्रिय युग्म के कारण। क्या लिखा? अक्रिय युग्म के कारण। बेटा अक्रिय युग्म समझते हो, पढ़ा हो तो 11th क्लास में कि NS2NP3 जब यहाँ से हमने 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन बच गए? 2, और ये 2 इलेक्ट्रॉन बंद बनाने में भाग नहीं ले तो इसको नाम दे दिया अक्रिय युग्म। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, शॉर्टली मैं समझा दूंगा कि आपको याद क्या करना है वो समझ लेना, बाकी की बातें इतनी कोई विशेष बात नहीं है। जहाँ आपने -3 लिखा है उसके साथ आप +5 और कर लेना, उसके बाद हम आगे बात करें इसके बारे में। बस इतनी सी बातें, इससे ज़्यादा कोई विशेष बात नहीं है। कि फिर से 1 मिनट के लिए रिपीट कर दूं जिन बच्चों के लिए कन्फ्यूजन हो। वर्ग 15 की अगर ऑक्सीकरण अवस्था की बात करें तो वर्ग 15 के तत्व 3 प्रकार के ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाएंगे, -3, +3, +5। तो याद क्या करना, -3 और +5 ऑक्सीकरण अवस्था का जो स्थायित्व है वो ऊपर से नीचे आने पर घटता है, अर्थात इसकी प्रवृत्ति घटती है। लेकिन +3 की प्रवृत्ति बढ़ती है। उसका रीज़न तो है अक्रिय युग्म के कारण होता है, और ये चीज़ें मैंने समझा दी है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बात करते हैं। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो वर्ग 15 के जो अगला तत्व की बात है तो वो आपके नाइट्रोजन के प्रति, हाइड्रोजन के प्रति इनकी क्रियाशीलता हम लिख लेते हैं। हाइड्रोजन के प्रति क्रियाशीलता। बेटा मैं फालतू की बातें नहीं कर रहा हूँ, मेन पॉइंट जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं उसी की बात कर रहे हैं। वर्ग तो अपना चल रहा था, ये ऊपर लिखा हुआ है एडी के रूप में 15। अब अपना टॉपिक है हाइड्रोजन के प्रति क्रियाशीलता। क्या लिखा है? हाइड्रोजन के प्रति क्रियाशीलता। तो वर्ग 15 के तत्व जब हाइड्रोजन के साथ क्रिया करेंगे, वर्ग 15 के तत्व जब हाइड्रोजन के साथ क्रिया करेंगे तो ये सहसंयोजी हाइड्राइड बनाते हैं, और उन सहसंयोजी हाइड्राइड का नॉर्मली फॉर्मूला होता है MH3, क्योंकि इनकी मुख्य ऑक्सीकरण अवस्था 3 के रूप में होती है। तो अब कौन कौन से यौगिक बनते हैं हाइड्राइड के रूप में? जैसे दो, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बिखारी। अब सीधी बात है, इनसे हाइड्रोजन कितने जोड़ेंगे? 3। तो 3 NH3 अमोनिया, PH3 फॉस्फीन, आर्सिन, स्टेविन, बिस्मिथीन बोलते हैं इनको। तो सीधी सी बात है कि वर्ग 15 हाइड्रोजन की प्रतिक्रियाशीलता। तो हाइड्रोजन के प्रतिक्रियाशीलता का मतलब क्या हुआ कि वर्ग 15 के तत्व जब हाइड्रोजन के साथ क्रिया करेंगे तो क्या बनाएंगे? MH3। ये इसके एग्जाम्पल हो गए। अब यहाँ से कम आपके 4-5 क्वेश्चन बनेंगे, इसमें कोई विशेष बात नहीं है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहला क्वेश्चन क्या आएगा, आपको चारों तत्व दे देंगे कि इनमें जब सबसे पहली बात देखो NH3, PH3, AS3, SbS3 और BiS3। अगर इनमें से जो सबका एग्जाम्पल पढ़ा हुआ अमोनिया, मैं अमोनिया की बात कर लूँ तो बड़ा सीधी सी बात था कि सबसे पहले जैसी इसकी आकृति होगी वैसे की वैसे इनकी आकृति होगी। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि अमोनिया में संकरण कौन सा होता है। तो देखो यहाँ पे हम एक बात समझते हैं, मैंने लिखा NH3 अमोनिया। अमोनिया में कितने हाइड्रोजन है? 3 बंद पड़ रहे हैं, तो 3 तो इनमें हो गया बॉन्ड पेयर। अब आप देखो अमोनिया के साथ संकरण बता रहा हूँ, संकरण कैसे निकालेंगे? तो अमोनिया में कितने हाइड्रोजन है? 3, तो 3 तो बंद हो गए, 3 बंद का मतलब बॉन्ड पेयर कितने हो गए? 3 हो गए। अब हमें पता है नाइट्रोजन के बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 5, तो 5 में से 3 तो जुड़ गए हाइड्रोजन के साथ, कितने बच गए? 2, और 2 इलेक्ट्रॉन जब एक साथ होते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोन पेयर या एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। तो लोन पेयर या एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म इसके पास कितने? 1। जब 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसको बोलते हैं एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म या शॉर्ट में लोन पेयर। तो इसके पास कितना लोन पेयर होगा? 1। 2 इलेक्ट्रॉन मिलते तब होता है एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। तो
3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर कितना हुआ है 4। अब 4 का मतलब संकरण होता है sp3, एक S और 3 P। तो इन सब कंपाउंड में संकरण कौन सा हो गया sp3। अब यहाँ से एक चीज़ और समझा दूँ मैं आपको, संकरण sp3 होता है तो कन्फ्यूजन होता है आकृति। नॉर्मली आप बोलोगे चतुष्फल की, बेटा चतुष्फल की आकृति तब होती जब यहाँ लोन पेयर एक भी नहीं होता। अब एक लोन पेयर है और इसकी आकृति बनाना चाहो तो नॉर्मली आकृति नाइट्रोजन की इस प्रकार से बनेगी। ये तो आ गया लोन पेयर और यहाँ पर मैंने क्या जोड़ दिए 3 हाइड्रोजन, अमोनिया की आकृति हो गई। तो अब सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि अमोनिया, ये किसी में भी पूछे तो अमोनिया में संकरण कौन सा होता है sp3। और आकृति की बात करें तो इसकी आकृति पिरामिडीय या इसको पिरामिडी भी बोल देते हैं। अमोनिया की आकृति क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, अमोनिया की आकृति कैसी होती है पिरामिडीय, या जिसको हम क्या बोलते हैं पिरामिडी आकृति कहते हैं। अब यहाँ से एक क्वेश्चन अच्छा बनता है कि आपको क्या करेंगे, इनमें से 2 दे देंगे, NH3 और PH3 दे दिया। अब पूछ लिया जाएगा कि किसके बंध कोण का मान ज़्यादा है और किसके बंध कोण का मान कम है। अब बेटा एक चीज़ तो समझना, नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मिथ, सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मकता किसकी होती है नाइट्रोजन की। और यहाँ से तो आपको कन्फ्यूजन हो तो मैं इसको ऐसे लिख दूँ, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। रट लेना बेटा पॉइंट जो बता रहा हूँ, ऊपर से नीचे आते हैं तो विद्युत ऋणात्मकता के मान में कमी आती है। ऊपर से नीचे आने पर, ये तो सब जानते हो, ऊपर से नीचे आने पर विद्युत ऋणात्मकता के मान में कमी आती है। और विद्युत ऋणात्मकता के मान में कमी आती है तो बंध कोण के मान में भी कमी आएगी। बंध, ये इनके मध्य जो बंध बन रहा है, तो माइंड में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए पॉइंट कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, ये पॉइंट सभी मैंने समझा था पहले कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता के मान में कमी आती है, जिससे केंद्रीय परमाणु तथा अन्य परमाणु के मध्य बंध कोण के मान में भी कमी आती है। अर्थात अगर केंद्रीय परमाणु, जो केंद्रीय परमाणु कौन है इनमें, नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक, तो केंद्रीय परमाणु की अगर विद्युत ऋणात्मकता के मान में कमी आएगी तो उनके बंध कोण के मान में भी कमी आएगी। अब प्रश्न आ जाए NH3 और PH3 में किसका बंध कोण अधिक होता है, तो आंसर क्या होगा आपका NH3 का। तो क्वेश्चन बेटा इसमें इस प्रकार से आते, तो इसको रटने का फायदा नहीं है, माइंड में क्लियर ये होनी चाहिए कि वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो विद्युत ऋणात्मकता के मान में कमी आएगी, तो बंध कोण के मान में भी कमी आएगी। तो यहीं मैं एक लाइन लिख देता हूँ, बंध कोण का घटता क्रम, बंध कोण का घटता क्रम। तो सबसे बड़ी बात है कि इसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज़्यादा, तो इसका बंध कोण सबसे ज़्यादा होगा, तो इधर जाएंगे तो बंध कोण में कमी आ जाएगी। तो घटता क्रम तो NH3 PH3 तो बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन मैंने समझा दिया है कि क्या क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कि इन सब में, या ऐसे भी क्वेश्चन घुमा के दे दिया जाता है कि इन सब में अमोनिया का बंध कोण सबसे ज़्यादा होता है, तो रीज़न ये है कि इसकी विद्युत ऋणात्मकता का मान है वो सबसे ज़्यादा होता है। तो बेटा अब आगे बात करें तो याद रखना कि अमोनिया में संकरण कौन सा, sp3 आकृति पिरामिडीय, और बंध कोण का मान ऊपर से नीचे आने पर घटता है क्योंकि विद्युत ऋणात्मकता में कमी आती है। इतनी सी बातें याद करनी है।
अब देखो इसी हाइड्रोजन के प्रति मतलब ये हाइड्राइड बनाएंगे, ये जो सहसंयोजी हाइड्राइड बनाते हैं, इसी से रिलेटेड 3 पॉइंट अपने को याद करने हैं। पहला जो मैं समझा रहा हूं समझने की कोशिश करना, एक तो हाइड्राइडों की जल में विलेयता, क्या लिखा है, हाइड्राइडों की जल में विलेयता। दूसरा क्षारीय गुण, और तीसरा तापीय स्थायित्व है। अब ये तीनों पॉइंटों में एक एक पर्सन क्या आएगा, इनमें से कोई 4 देंगे और देखकर ये पूछ लेंगे कि किसका निम्न में से हाइड्राइडों की, कौन से हाइड्राइड, ये हाइड्राइड ये NH3 है, कौन सा हाइड्राइड है वो सबसे अधिक विलेय, सबसे कम विलेय, कौन से हाइड्राइड में क्षारीय गुण सबसे अधिक होता है, सबसे कम किस में होता है, और किसका तापीय स्थायित्व सबसे ज़्यादा और किसका कम है। अब देखो बेटा पॉइंट को पकड़ना है। अगर पॉइंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक चीज़ देखो, हाइड्राइडों की जल में विलेयता, अगर आपको पता हो जल में विलेय वही कंपाउंड होता है जो कौन सा बंध बनाता है, हाइड्रोजन, कौन सा बंध, हाइड्रोजन बंध। और 11th क्लास में पढ़ा होगा आपने फोन जिसके माध्यम से आप क्लास देख रहे हो, इस फोन की बात नहीं कर रहा हूं, FON, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इन तीनों की विद्युत ऋणात्मकता का मान उच्च होने के कारण यह हाइड्रोजन बंध बनाते हैं। अब देखो नाइट्रोजन है वो हाइड्रोजन बंध बनाएगा, और हाइड्रोजन बंध बनाएगा तो सीधी सी बात क्या है, जल में विलेय होगा। इसका मतलब क्या है, विद्युत ऋणात्मकता में कमी आएगी तो विलेयता में भी कमी आएगी। तो यहाँ से इसको हम ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा इस प्रकार से लिख सकते हैं, हाइड्राइडों की जल में विलेयता। तो यहाँ से पॉइंट अपने माइंड में क्लियर होगा कि नाइट्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता का मान उच्च होने के कारण ये हाइड्रोजन बंध बनाता है, इस कारण से ये जल में विलेय होता है, जबकि अन्य सदस्य जल में अल्प विलेय या कम विलेय होते हैं। और तो इसको अगर हम लिखना चाहें तो लैंग्वेज के रूप में इसी प्रकार से लिख देते कि NH3 जल के साथ हाइड्रोजन बंध या हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, इसलिए जल में विलेय होता है, जबकि अन्य हाइड्राइड जल में अल्प विलेय या बोल सकते कम विलेय होते हैं। तो अब पर्सन क्या बनेगा, पर्सन आएगा कि इनको इनकी विलेयता के बढ़ते या घटते क्रम में लिखो। तो NH3, PS3, ASS3, SbS3 और BiS3। तो हमें पता है कि इसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज़्यादा है, तो इसमें हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा बनेंगे, तो इसकी विलेयता सबसे ज़्यादा होगी और इनकी विलेयता कम होगी। तो पर्सन आ जाएगा हाइड्राइडों की, ये चारों देखकर बोलेगा कि इनको विलेयता, जल में विलेयता के आधार पर बढ़ते या घटते हुए क्रम पर व्यवस्थित करो, तो इस आधार पर आप व्यवस्थित कर सकते हो। अगला पॉइंट आपको ये दिया गया, क्षारीय गुण। क्या होता है क्षारीय गुण? बेटा नाइट्रोजन का छोटा आकार और उच्च विद्युत ऋणात्मकता के कारण इस पर इलेक्ट्रॉन घनत्व ज़्यादा होता है, और इलेक्ट्रॉन घनत्व ज़्यादा होने का मतलब इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति ज़्यादा होगी, और इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति ज़्यादा होने का मतलब क्षारीय गुण भी ज़्यादा होता है। तो क्या ले सकते हैं कि क्षारीय गुण की बात करें, ये बड़ा इन हाइड्राइडों के क्रम पर आधारित है। तो यहाँ लिखेंगे कि नाइट्रोजन का अपेक्षाकृत छोटा आकार एवं उच्च विद्युत ऋणता के कारण NH3 पर इलेक्ट्रॉन घनत्व
अधिक होता है, NH3 पर क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होता है। इस कारण ये आसानी से एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म का दान कर देता है तथा क्षारीय प्रकृति दर्शाता है। अब बड़ा सीधी सी बात है कि जिसकी विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा होगी और उसका आकार अगर छोटा है तो उस पर इलेक्ट्रॉन घनत्व का मान ज़्यादा होगा, और जब इलेक्ट्रॉन घनत्व ज़्यादा होगा तो आसानी से इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति ज़्यादा होगी। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए, अब प्रश्न क्या आएगा, वो ये है कि NH3, PS3, AsS3, SbS3 और BiS3, इन सब में सबसे अधिक क्षारीय कौन सा होगा, अमोनिया। और प्रश्न पूछा गया है, और ये चीज़ आपने शायद तक याद हो तो 11वीं क्लास में पढ़ी होगी। एक शब्द आता है लोइस क्षार, और एक पढ़ते हैं लोइस अम्ल। पढ़ा हुआ शब्द लोइस क्षार, लोइस अम्ल। लोइस क्षार का मतलब तो क्या होता है, जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म का त्याग करे, जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म का क्या करे, त्याग करे, वो तो था लोइस क्षार। और जो इस एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करे उसको क्या बोलते हैं, लोइस अम्ल कहते हैं। तो प्रश्न पूछा गया एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, अमोनिया को लोइस क्षार कहते हैं क्यों, क्योंकि इसके पास एक क्या होता है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है जिसका वो दान कर सकता है। तीसरा पॉइंट पूछा गया बेटा तापीय स्थायित्व। बेटा तापीय स्थायित्व की अगर हम बात करें तो यहाँ से एक पॉइंट समझना है तापीय स्थायित्व के लिए। तापीय स्थायित्व व्युत्क्रमानुपाती होता है बंध लंबाई। क्या होता है, बंध लंबाई। अब समझ गए कि बंध लंबाई ज़्यादा होगी तो तापीय स्थायित्व के मान में क्या आएगी, कमी आएगी। सीधी सी बात समझनी है बेटा, बंध लंबाई ज़्यादा, देखो व्युत्क्रमानुपाती है, तापीय स्थायित्व व्युत्क्रमानुपाती बंध लंबाई, तो बंध लंबाई का मान ज़्यादा होगा तो तापीय स्थायित्व क्या होगा, कम होगा। अब यहाँ से एक चीज़ समझनी है कि हमें क्या पता चलेगा कि किसकी बंध लंबाई ज़्यादा है, किसकी बंध लंबाई कम है। बेटा एक चीज़ ये बताओ, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, ऊपर से नीचे आने पर आकार क्या होगा, बढ़ेगा। देखो इसका आकार छोटा, जैसे जैसे ये ऊपर से नीचे आएंगे इनका आकार क्या हो जाएगा, बड़ा आकार। अब बड़ा आकार का परमाणु जब किसी के साथ बंध बनाएगा तो बंध लंबाई ज़्यादा होगी, बंध लंबाई क्या होगी, ज़्यादा। तो सीधी सी बात है इन सब में सबसे ज़्यादा बंध लंबाई किसकी आएगी, Bi की। तो बंध लंबाई इसकी सबसे ज़्यादा होने का मतलब इसका तापीय स्थायित्व सबसे कम होगा। तो ये बातें अपने माइंड में क्लियर होनी चाहिए कि तापीय स्थायित्व की बात की तो वर्ग अगर लिखना चाहे तो शॉर्ट में मैं यहाँ लिख देता हूँ, बोर्ड काफ़ी भर गया, अपनी जगह नहीं बची है। यहाँ एक लाइन लिख लेते हैं कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर MH हाइड्रोजन हो गया, और M का मतलब इनमें से कोई भी धातु है, MH बंध लंबाई का मान बढ़ता है। सीधी बात है, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर MH बंध लंबाई का मान बढ़ता है, अर्थात तापीय स्थायित्व में कमी आती है, तापीय स्थायित्व में कमी आती है। तो बड़ा ये तीनों क्वेश्चन है। अब तीनों में एक चीज़ आपने बात समझ में आई क्या, तीनों में एक ही चीज़ काम में हो रही है कि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर
वर्ग में देखो जल में विलेयता ऊपर से नीचे आने पे कम हो रही है, क्षारीय गुण में भी ऊपर से नीचे आने पे कम हो रही है, और बंध लंबाई ऊपर से नीचे आने पे बढ़ रहा है। इसका मतलब तापीय स्थायित्व में भी ऊपर से नीचे आने पे कमी आ रही है। तो तीनों पॉइंट रट लेना एक साथ, क्योंकि ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे आप। तो यहाँ क्या रखना है, जल में विलेयता, क्षारीय गुण और तापीय स्थायित्व, तीनों के तीनों पॉइंट ऊपर से नीचे आने पर इनके मान में क्या आएगी, कमी आएगी। मैंने पहले कहा था कि चैप्टर इतना इजी नहीं, काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट होता है इसके अंदर, और एक एक पॉइंट को अपने पकड़ के रखना। ये तो चीज़ मैंने जहाँ तक हो सकी मैंने समझा दी है। अक्सर साइज छोटी इसलिए लिखनी पड़ रही है कि पूरा बोर्ड पे मैटर आ जाए। अब आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बात करते हैं। तो बेटा उम्मीद है काफ़ी हद तक समझ में आएगा। नहीं आए तो मैंने छोटे छोटे क्वेश्चन बता दिए हैं, और सबसे विशेष बात, चैप्टर से छोटे छोटे क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाएंगे, तो उनकी हम बात कर लेंगे लास्ट में। जैसे क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, अभी इसी की जैसे जो हमने पढ़ा है इसी के 2-3 क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूँ। अभी तक जो मैंने पढ़ाया था इसमें से 3 क्वेश्चन पुटअप किए गए। अभी जस्ट जो मैंने बोर्ड पे लिखा था वो तीनों क्वेश्चन में लिखना हूँ। पहला क्वेश्चन तो ये लिखा है कि क्वेश्चन नंबर 1, NH3, या इसको हम बोल देते हैं क्या, अमोनिया को लुईस क्षार क्यों कहते हैं। और ये तो बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, अमोनिया को लुईस क्षार क्यों कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि NH3 मतलब अमोनिया, क्या लिखा है, NH3 हाइड्रोजन बंध बनाता है जबकि PH3 हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है। और क्वेश्चन नंबर 3, 2 क्वेश्चन होंगे, और तीसरा क्वेश्चन तो बेटा बात करें, चलो पहले 2 समझा तो फिर 2 क्वेश्चन हम और लिख लेंगे, 2 और इसके। तो ये 2 क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा है। पहला क्वेश्चन तो है अमोनिया को लुईस क्षार क्यों कहते हैं। अब सीधी बात है कि अभी हमने पढ़ा था, आंसर क्या लिखोगे, इसके आंसर की बात कर लेते हैं। तो बेटा अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH3। NH3 का मतलब नाइट्रोजन के बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन 5 में से बंध बनाने में भाग लिए 3, बच गए 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म लोन पेयर। इस पर लोन पेयर होता है। अब जब लोन पेयर होगा तो इसको त्याग करेगा, और जब कोई लोन पेयर का त्याग करता है तो उसको लुईस क्षार कहता है। अभी मैंने शॉर्ट में लिखा था। तो इसका आंसर तो हम क्या लिखेंगे कि अमोनिया के पास एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है। अमोनिया के पास एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है, जिसके कारण यह क्षारीय प्रकृति दर्शाता है। जिसके कारण ये क्या दर्शाता है, क्षारीय प्रकृति। इस कारण से अमोनिया को लुईस क्षार कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा सामने, NH3 हाइड्रोजन बंध बनाता है जबकि PH3 नहीं बनाता। बेटा सीधी सी बात है, मैंने अभी समझाया था, हाइड्रोजन बंध मुख्यतः वो 3 बनाते जिन पे फोन हो। क्या हो बेटा, फोन। अब फोन से तो याद आ गया, फोन है फ्लोरीन, ऑक्सीजन और तो नाइट्रोजन है तो ये तो हाइड्रोजन बंध बना लेगा, लेकिन ये नहीं बनेगा। अब इसका रीजन क्या है, इन तीनों की विद्युत ऋणात्मकता या विद्युत ऋणता होती है, उसका मान उच्च होता है, और उसका मान उच्च होने के कारण ही हाइड्रोजन बंध बनता है। तो इसका तो आंसर लिख सकते हैं कि
कि इसका आंसर करें तो लिखेंगे कि नाइट्रोजन की उच्च विद्युत ऋणता तथा छोटे आकार के कारण, क्या लिखा है, नाइट्रोजन की उच्च विद्युत ऋणता तथा छोटे आकार के कारण NH3 हाइड्रोजन बंध बनाता है, जबकि फास्फोरस की विद्युत ऋणता कम होने के कारण ये हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है। क्या हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है। तो बड़ा 2 क्वेश्चन थे, मैंने आपको करवा दिए, समझा दिए। तो ध्यान रखना, इस चैप्टर्स का सबसे बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएटिंग इसी प्रकार से होता है कि इससे इस प्रकार के छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस प्रकार के छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो साथ साथ में जैसे क्वेश्चन मुझे याद आते रहेंगे, मैं आपको करवाता रहूँगा। 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं हम इसके। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। तो बात करें बेटा अब आगे। इसके बाद 2 क्वेश्चन हम और ले लेते हैं जो सब आपस में टच में बेटा, बस अंतर नामात्र का। एक क्वेश्चन तो ये आ जाता है कि PS3 फॉस्फेट हो गया, PS3 का क्वथनांक NH3 मतलब अमोनिया से कम होता है। लास्ट में एक जगह कम होता है, क्यों? PS3 का क्वथनांक NH3 से कम होता है, क्यों? और अगला क्वेश्चन आपके लिए ये पूछा गया था कि वर्ग 15, क्या लिखा है, वर्ग 15 के तत्वों के हाइड्राइडो में BH3 परबल अपचायक होता है। वर्ग 15 के तत्वों के हाइड्राइडो में BH3 परबल अपचायक होता है, क्यों? वर्ग 15 के तत्वों के हाइड्राइडो में BH3 परबल अपचायक होता है, क्यों? अब दोनों क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो आंसर की बात करें तो कुछ चीज़ें आपके लिए बहुत कॉमन होती है जो आपको याद भी होनी चाहिए कि जिसमें हाइड्रोजन बंध होता है, सुने ना, उसके क्वथनांक अधिक होता है। पढ़ा होगा 11वीं क्लास में, तो हमने पढ़ा था कि NH3 में हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। अब हाइड्रोजन बंध होगा तो इसका क्वथनांक ज़्यादा होगा। अब इसमें हाइड्रोजन बंध नहीं है तो इसका क्वथनांक क्या होगा, कम होगा। तो ऐसे क्वेश्चन के आंसर तो बोलते ही आप समझ जाओगे। अगर लिखना होगा तो क्या लिखोगे, PS3 में हाइड्रोजन बंध नहीं होने के कारण इसका क्वथनांक NH3 से क्या होता है, कम होता है। अब NH3 का ज़्यादा क्यों होता है, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। तो शॉर्ट में सीधा सा आंसर, ज़्यादा घुमा फिरा के हम बात नहीं करते कि PS3 में हाइड्रोजन बंध नहीं होने के कारण या अनुपस्थित होते हैं। PS3 में हाइड्रोजन बंध नहीं होने के कारण इसका क्वथनांक NH3 से कम होता है। अब NH3 से कम क्यों होता है, क्योंकि NH3 में हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं। अब यहाँ पर देखो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्वेश्चन समझना, क्योंकि ये पहले वाले के तो आंसर आप समझ जाओगे, इसका आंसर समझो। वर्ग 15 के तत्वों के हाइड्राइडो में BH3 परबल अपचायक होते हैं। बेटा पहले बात तो आप 2 चीज़ें समझो कि यहाँ समझा रहा हूँ, शब्द क्या दिया, अपचायक।
अपचयन नहीं है बेटा, अपचायक। और जो बच्चे 11वीं क्लास में पढ़े होंगे, देखो एक तो होता अपचयन, एक होता अपचायक, एक होता ऑक्सीकरण, एक होता ऑक्सीकारक। तो अपचायक का मतलब आपके माइंड में एक शब्द आना चाहिए, ऑक्सीकरण होता है। कुछ शब्द उल्टे हैं बेटा, अगर ऑक्सीकारक शब्द आए तो इसका मतलब वहां होता है अपचयन। ये शब्द आपके माइंड में क्लियर होने चाहिए। अपचायक है तो ऑक्सीकरण होगा, ऑक्सीकारक है तो अपचयन। तो अपचायक का मतलब ऑक्सीकरण होगा और ऑक्सीकरण का मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का त्याग। तो देखो यहां पर क्या है, हाइड्रोजन। ऑक्सीकरण का मतलब H का योग, सॉरी H का त्याग या O का योग। तो अब हाइड्रोजन बाहर निकालना है। अब परबल अपचायक का मतलब सबसे आसानी से हाइड्रोजन बाहर जाता है। वर्ग 15 के तत्वों के हाइड्राइडों में BH3 परबल अपचायक होता है। अब परबल अपचायक होने का मतलब है कि इससे आसानी से हाइड्रोजन बाहर जाता है। अब हाइड्रोजन आसानी से बाहर कब जाएगा, जब ये बंद है वो बिस्मित, सॉरी पहली बात तो ये गलती लिख दी क्वेश्चन ही हमने, ये BI है बेटा, BIH3 बिस्मित, BIH3 में सोच गया BIH3 बिस्मित है, क्योंकि वर्ग बोरोन है वो तो वर्ग 13 में आता है, तो वर्ग 15 की बात करें तो बिस्मित है BIH3 सबसे प्रबल अपचायक है, क्योंकि वर्ग में बोरोन सबसे नीचे आता है। अब सुनो, ये बन जितना आसानी से टूटेगा उतना ये जल्दी जाएगा। अब होता क्या सुनना, यहाँ पे नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, बिस्मित हो गया। 15वें वर्ग में सबसे नीचे होता है। अब सबसे नीचे स्थित होने के कारण इसका आकार सबसे बड़ा होगा, बड़ा होगा तो बंद लंबाई सबसे ज़्यादा होगी। अब बेटा सीधी सी बात है, ये अगर पेन का इतना सा ढक्कन है, इसको अगर मैं तोड़ना चाहूँ तो नहीं तोड़ पाऊंगा, लेकिन अगर लकड़ी बड़ी होगी, अगर बड़ी साइज की, तो आसानी से टूट जाएगा। तो बंद लंबाई ज़्यादा होगी। देखो ऊपर से नीचे आओगे तो इसका आकार सबसे बड़ा होगा, इसका आकार सबसे बड़ा होगा तो इसकी बंद लंबाई सबसे ज़्यादा होगी, और बंद लंबाई ज़्यादा होगी तो ये थोड़े से जोड़ लगाने पर टूट जाएगा। थोड़े से जोड़ लगाने तो इसका मतलब बंद ऊर्जा, इनकी वियोजन बंद ऊर्जा का मान सबसे कम होगा। बंद लंबाई ज़्यादा है तो बंद वियोजन, दो लंबाई ज़्यादा है तो तोड़ने के लिए ऊर्जा कम लगानी पड़ेगी, मतलब बंद वियोजन ऊर्जा का मान कम होता है। तो इसका अगर हमें आंसर लिखना है तो आंसर हम इससे लिखेंगे कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, वर्ग 15 में ऊपर से नीचे जाने पर, क्या लिखा है, वर्ग 15 में ऊपर से नीचे जाने पर हाइड्राइडों की बंद वियोजन ऊर्जा, वर्ग 15 में ऊपर से नीचे जाने पर हाइड्राइडों की बंद वियोजन ऊर्जा क्रमशः घटती है, अर्थात बंद वियोजन ऊर्जा घटती है, अर्थात BIS3 की बंद वियोजन ऊर्जा सबसे कम होती है, जिससे BIH बंद आसानी से, जिससे BIH बंद आसानी से टूट जाता है, जिसके कारण BIS3 प्रबल अपचायक होता है, जिसके कारण BIS3 प्रबल अपचायक होता है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे बात करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लें इसका।
तो उम्मीद है आज की क्लास में काफ़ी क्वेश्चन मिले होंगे, थोड़ा समझने में भी जोर आया होगा, थोड़ा दिमाग की बत्ती भी आपको जलानी पड़ी होगी समझने के लिए। तो कोई बात नहीं, कोई किंतु परंतु हो तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, उससे मैं आपको वापस से समझा दूंगा। और आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं।